नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है स्थानीय प्रशासन भाग 2। स्थानीय प्रशासन भाग 2 में हम आज पढ़ेंगे 64वां संविधान संशोधन विधेयक। एल.एम. सिंघवी समिति की जो सिफारिशें हमने चर्चा की थी पहले, उनके आधार पर उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप राजीव गांधी की सरकार ने जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए। उससे क्या हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां और आधार प्रदान किया जा सके और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। यानी संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो सबसे पहले प्रयास किए गए वो 64वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रयास किए गए। यद्यपि लोकसभा ने इस विधेयक की अगस्त 1989 में पारित कर दिया था, किंतु राज्यसभा ने इस विधेयक को अनुमोदित नहीं किया, क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि इससे संघीय प्रणाली के केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह की सरकार ने नवंबर 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा, और वो सम्मेलन 1990 में हुआ। इस सम्मेलन में नए सिरे से संविधान विधेयक लाने के प्रस्ताव के प्रति सहमति बनी। फलस्वरूप सितंबर 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, किंतु सरकार गिरने के कारण फिर कई समस्याएं आई। फिर नरसिम्हा राव सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल में कांग्रेस ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर विचार किया। इस सरकार ने प्रस्ताव में संशोधन कर विवादास्पद मुद्दों को हटा दिया। अंततः इस सरकार ने सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1991 को और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। बाद में इसे 17 राज्यों की विधानसभाओं ने अनुमोदित किया और इस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति 20 अप्रैल 1993 को दी। इस प्रकार इस विधेयक ने संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 का रूप ले लिया और ये प्रभावी हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ दिया गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों के कार्य हेतु 29 मद हैं और अनुच्छेद 243 जी से संबंधित हैं। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। यह अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का एक अंग है। हम बात करते हैं ग्राम सभा की। अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव की मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ग्राम सभा राज्य के विधान द्वारा निर्धारित गांव स्तर के सभी कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करती है। 3 स्तरीय प्रणाली। अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली अधिनियम में इन सब को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जैसे पंचायत का आशय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, उसका नाम जो भी हो।
गांव का आशय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है। मध्यवर्ती स्तर का आशय उस स्तर से है जो राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिनियम के द्वारा इस प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य निर्धारित किया है। जिला का आशय राज्य के किसी जिले से है। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधान में निर्धारित विधि से किया जाएगा। इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि गांव के स्तर पर हम सीधा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो भी निर्वाचन आयोग तय करता है, जिस अवधि में तय करता है, उस अवधि में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से गांव के मुखिया का चुनाव प्रत्येक 5 साल में किया जाएगा। लेकिन जो मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो भी चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किए जाएंगे। अधिनियम में ये प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान में ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान भी होगा। अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित आरक्षित रखने का प्रावधान भी है, अर्थात महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष के कुल पदों स्थानों की संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अधिनियम में ये प्रावधान भी किया गया है कि किसी राज्य को किसी पंचायत में स्थानों को आरक्षित रखने या किसी स्तर की पंचायत में अध्यक्ष पद को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा। पंचायतों का कार्यकाल। अधिनियम में प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है, तथापि कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पंचायत के 5 वर्ष के कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने से पहले अथवा पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर करवाए जाएंगे। अयोग्यता। किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनाने अथवा चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा यदि कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं, जैसे कि संबद्ध राज्य के विधानमंडल चुनाव के लिए उसी समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। यदि किसी कानून के अंदर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो फिर पंचायत का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा। दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम न हो। इसके अतिरिक्त अयोग्यता संबंधी सभी विवाद निपटान हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। जो भी एजेंसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है उसी के माध्यम से सारे प्रकरण का समाधान किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों के सभी चुनावों के आयोजन और मतदाता सूचियों की तैयारी कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयोग में निहित होगी। जिस प्रकार केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र के चुनावों का आयोजन करवाता है, उसी प्रकार राज्य चुनाव आयोग भी अलग अलग प्रकार के चुनाव करवाता है। उसी के अंदर पंचायतों के चुनाव भी सम्मिलित हैं। राज्य चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसके पद से ठीक उसी प्रकार नहीं हटाया जा सकेगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता। उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकेगा
जिससे राज्य चुनाव आयुक्त को कोई क्षति होती हो। शक्तियाँ और कार्य। राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। इसके अंतर्गत पंचायतों पर उनके स्तर के अनुसार उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का भार भी डाला जा सकेगा, जैसे कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक हो। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें सौंपी जा सकती हो। इन शक्तियों और जिम्मेदारियों में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ शामिल है। वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध की जब हम बात करते हैं तो निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि पंचायतों को करों, पथ करों और शुल्कों को लगाने, संग्रहित करने और उसे विनियोजित करने का अधिकार दिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथ करों को पंचायत को सौंपा जा सकता है। राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है। पंचायतों की राशि को क्रेडिट करने के लिए कोष गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है। वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ये आयोग राज्यपाल से कुछ सिफारिशें करता है, जैसे कि राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों और पथ करों से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हो। पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों, पथ करों के निर्धारण से संबंधित हो। राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित हो। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कुछ जरूरी उपायों से संबंधित ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के लिए निर्धारित किया हो। राज्यपाल के विधानमंडल ने इस आयोग की संरचना और उनके चयन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय सुझा सकेगा। लेखा और लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा खातों के रखरखाव और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 29 प्रकार की कार्य हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि और कृषि संबंधी विस्तार सहित, यानी खेती और खेती से संबंधित जो भी काम हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। भूमि सुधार से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हैं, बंजर भूमि का उपयोग है या अन्य किसी प्रकार के भूमि सुधार के कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। चकबंदी और भूमि संरक्षण भी इसमें सम्मिलित है। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंध और वाटरशेड डेवलपमेंट, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन। लघु सिंचाई के अंतर्गत जो छोटे छोटे किसान हैं उन तक कृषि संबंधी खेतों में उनके जल पहुंचाने की व्यवस्था करने का काम है, सिंचाई की व्यवस्था करने का काम है, उन तक सुचारू रूप से जल की व्यवस्था हो सके इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। जल प्रबंध, जल का समुचित वितरण किस प्रकार हो, जल का समुचित संरक्षण किस प्रकार हो, बारिश का पानी है उसको किस प्रकार संचय किया जाए और संचयित पानी को किस प्रकार जानवरों के लिए, किस प्रकार पशुओं के लिए, किस प्रकार खेती के लिए काम में लिया जा सके, इसके लिए पंचायतों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस प्रकार के प्रयास किए जाएं कि जो बारिश का पानी होता है उसका संचय करके, उसको स्टोर करके फिर उसका उपयोग में लिया जाए, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने के लिए हो, वृक्षारोपण करने के लिए हो। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम वाटरशेड डेवलपमेंट के माध्यम से किए जा सकते हैं।
हम जानते हैं कि भाई गांव के अंदर लोग पशु पालते हैं और वो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ साथ होता है। तो पशुओं के लिए उनको लोन, ताकि डेयरी का काम कर सकें किसान लोग, तो उनके लिए पशुपालन की व्यवस्था की जाती है। दुग्ध व्यवसाय कोऑपरेटिव के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय किसान लोग करते हैं, तो उनकी समुचित व्यवस्था पंचायतों के द्वारा भी उनकी सहायता की जाती है। कई जगह पे मुर्गी पालन भी होता है किसानों के द्वारा, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है। इसके बाद आता है मत्स्य पालन, मछली पालन। जहाँ जहाँ भी जिन जिन गाँव में छोटे छोटे तालाब होते हैं वहाँ पर मछली पालन का कार्य भी किया जाता है। आगे है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी यानी कि वनों को ठीक रखने का काम, वनों को संरक्षित रखने का काम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम इसके द्वारा किया जाता है ताकि वनों की रक्षा की जा सके। लघु वन उत्पाद, लघु वन उत्पाद पर नियंत्रण रखा जाता है पंचायतों के द्वारा कि भाई जो वनों से हमें जो भी उत्पाद मिलते हैं उनका समुचित उपयोग राज्य सरकार और पंचायतों की देखरेख में किया जा सके। लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो गांव के आसपास के क्षेत्र में किए जाते रहे हैं और उनको सरकारी सहायता मिल सके, उनका उपयोग किया जा सके, गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके उद्योगों के माध्यम से, तो इस प्रकार के प्रयोग भी किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित, इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है, जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है और उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि भाई जो खाद्य पदार्थ है उनका प्रसंस्करण कर उनका उपयोग किया जा सके उद्योग के माध्यम से। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण आवास, गांव में लोगों के पास जिनके पास कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान उपलब्ध करवाने का काम भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ये प्रयास करती है कि भाई हम पंचायतों में जो लोग रह रहे हैं उन गाँवों में उन तक आवास की व्यवस्था कर सकें। पेयजल बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि पीने के पानी की व्यवस्था। आज कई गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है। पानी कई जगह फ्लोराइड युक्त है, कई जगह खारा पानी है। तो ऐसे गांवों में सरकार पंचायतों के माध्यम से प्रयास कर रही है कि भाई हम पीने का पानी कम से कम अच्छा उपलब्ध करवा सकें। कई जगह पे ये व्यवस्था की भी गई है। ईंधन और चारा, ईंधन की व्यवस्था आजकल घर घर घरेलू गैस पहुंचाई जा रही है सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, लेकिन फिर भी गांव वाले जो गांव के अंदर जो ईंधन उपलब्ध है उसी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और चारे की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारागाह गांव में होता है, चारागाह की ज़मीन होती है, वहाँ पर भी व्यवस्था की जाती है और अन्य माध्यमों से भी चारे की व्यवस्था, ताकि पशु कोई भूखा न रहे। इस प्रकार कई ऐसे कार्यक्रम 11वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं जिनके माध्यम से पंचायतें अपना अपना काम कर रही है। सड़क, पुलिया, सेतु, नाव, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन। यातायात और संचार बहुत महत्वपूर्ण भाग है किसी भी गांव के विकास के लिए। हम जानते हैं कि भारतवर्ष अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। हर गांव की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर कच्चे रास्ते हैं। तो यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए सड़कों की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से की जा रही है। सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है इस पर, ताकि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कई गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया और भी कई सरकार की योजनाएं चल रही है। तो सड़क और यातायात का साधन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर पुलिया और ओवरब्रिज की व्यवस्था करनी है, अंडरब्रिज की व्यवस्था करनी है, वहां पर भी सरकार प्रयास कर रही है। जहां पर ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी के मार्ग से, जल मार्ग से उनको जोड़ा गया है, नाव की व्यवस्था की गई है, वहाँ लोग आवाजाही जल मार्ग से करते हैं। मान लीजिए कोई
झील है, कोई छोटी नदी है, तालाब है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाती है। संचार, आजकल आईटी का युग है, संचार के साधन बढ़ गए हैं, तो प्रत्येक गांव तक मोबाइल टावर, मोबाइल फ़ोन ये पहुंचाया जा सके, संचार की क्रांति आ गई है। तो इस क्रांति का फ़ायदा गांव के प्रत्येक लोगों को मिल सके, तो ये प्रयास बहुत हद तक काफ़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। इसमें जो संचार मंत्रालय है वो अपनी भूमिका निभा रहा है और वो पंचायती राज के माध्यम से भी इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, क्रियान्वित करने का काम कर रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण, 1947 में और आज में बहुत फ़र्क है। उस समय कई गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 1947 के बाद जो भी सरकारें रही है उन्होंने ये प्रयास किया कि गांव में, प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था की जा सके। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ तब से लेकर अब तक बिजली की व्यवस्था गाँव में की जा रही है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के साधन सीमित है, हम निर्भर करते हैं पारंपरिक स्रोतों पर, लेकिन अब हमें आवश्यकता है कि गैर पारंपरिक स्रोतों को भी विकसित किया जाए। गैर पारंपरिक स्रोतों में जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इन सब का उपयोग भी हमें करना चाहिए और सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके ताकि प्रत्येक गांव तक ऊर्जा का लाभ मिल सके। निर्धनता तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम सरकारों द्वारा चलाया जाता रहा है हमेशा से, और गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ सरकारी योजनाओं का मिल सके पंचायतों के माध्यम से, तो ऐसे प्रयास सरकार कर रही है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी देश के विकास के लिए। शिक्षा के माध्यम से हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में विद्यालय हो, ये व्यवस्था सरकारें कर रही है, पंचायतें भी उन पर नज़र रख रही हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं तो वहाँ पर तकनीकी शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था और व्यवसाय शिक्षा की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जा रही है और पंचायतें भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं। वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। जो अब उम्रदराज भी हो गए हैं, उनको रोज़गार भी करना पड़ता है दिन में, तो उनके लिए रात्रिकालीन शिक्षा की व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यवस्था पंचायतों के सहयोग से की जा रही है। पुस्तकालय, गांव के लोग पुस्तकों का अध्ययन कर सकें, ज्ञानार्जन कर सकें, ऐसी व्यवस्था पुस्तकालयों के माध्यम से भी की जाती है। सांस्कृतिक आयोजन, हमारी संस्कृति को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और सरकार भी ये इस पर जोर देती है कि भाई हम अपनी संस्कृति को बचाएं। तो इसके लिए जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गांव में जो मेले आयोजित होते हैं, त्यौहार आयोजित होते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजित होते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। पंचायतें अपने स्तर पर ऐसे आयोजन करवाती हैं, जैसे पशु मेले हो गए और तरह के त्यौहार हो गए। इस प्रकार का आयोजन सरकारें पंचायतों के माध्यम से करवाती हैं। मेले और बाज़ार, अगर गांव के लोग कोई उद्योग धंधा छोटा करते हैं और एसएचजी के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई छोटे छोटे उद्योग महिलाएं चलाती हैं, तो उनके उत्पादन का सही बाज़ार मिल सके, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार ये जो 29 बिंदु है पंचायतों के जो दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हमें आगे भी करनी चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि 29 बिंदु के आधार पर जो ग्राम पंचायतें हैं वो किस प्रकार काम करती है। एक बार फिर हम नज़र डालते हैं कृषि संबंधी विस्तार सहित भूमि सुधार कार्यक्रम, उनका क्रियान्वयन, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, वाटरशेड डेवलपमेंट, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारे की व्यवस्था,
सड़क, पुलिया, जल मार्ग और संचार के साधनों के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण, अपारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के निर्धनता तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक आयोजन, मेले तथा बाजार। इस प्रकार ये 29 प्रकार के जो बिंदु हैं इन पर हमने चर्चा की है। तो आप सभी का धन्यवाद।